दफा मुझे बता दें कि आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है ना, और आप लोगों को जो है स्क्रीन विजिबल हो रही है। यस मैम। ओके ग्रेट। आज हम लोग दोबारा से एआई मशीन लर्निंग के कुछ बेसिक्स देख लेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज हमें दोबारा जो है पहले सेशन में ज्वाइन किया है। तो हमारे पास जो है सिंपल व्हाट इज एआई एंड मशीन लर्निंग। बेसिकली जो एआई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमारे पास जो मशीन्स हैं वो जो वर्क कर रही हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हमारे पास मशीन लर्निंग क्या है, वो सबसेट है एआई का। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इस वीक में आज के दिन में हम जो कंप्लीट करेंगे वो है फंडामेंटल्स एआई मशीन लर्निंग क्या है, मशीन्स किस तरह वर्क करती हैं, रियल वर्ल्ड यूज इसके क्या है, कौन से कोडिंग के हमारे पास स्टेप्स हैं। हमारे पास गूगल कोलैब, बेसिकली गूगल कोलैब हमारे पास इस तरह का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम पाइथन को कोड करेंगे। हम गूगल कोलैब इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये इजी टू यूज है, इसमें हमें अलग से लाइब्रेरीज को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता एक्सटेंशंस लेके। जस्ट हम एक कोड के जरिए अपनी लाइब्रेरी को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके लिए कोई हैवी सेटअप जो है रिक्वायर नहीं होता। लाइक अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड को देखें या जुपिटर नोटबुक्स को देखें, तो हमें वहां पे उसको क्या करना पड़ता है, हमें वहां पे उसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो यूजिंग जो है गूगल कोलैब हम लोग इजी टू असेस है हमारे लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है इसमें जो जीपीयू और सीपीयू जो है, इसमें रैम जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास गूगल कोलैब के अंदर ऑप्शन है कि हम इसको शेयर भी कर सकते हैं अपनी जो नोटबुक्स हैं, और जो है उसको विद द टाइम मतलब किसी से भी कोलैबोरेट भी कर सकते हैं अगर हम किसी और को असेस देना चाहते हैं। अब हम आते हैं पाइथन की बेसिक्स क्या है। बेसिकली जिस तरह हम मैथ में एक डिमांस रूल पढ़ते हैं कि जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट डिवीजन, सेम इसी तरह जब पाइथन की बेसिक्स पे आते हैं, लाइक आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, तो आप लोगों के जो भी टीचर होंगे आपको उन्होंने सबसे पहले प्रिंट का फंक्शन सिखाया होगा कि हाउ टू प्रिंट। ठीक है। इसी तरह जो है पाइथन के भी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, लाइक जो है हमारे पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया या मॉडुलस हो गया। ठीक है। अब एक और चीज है कि हम जो है पाइथन, वाई यूज पाइथन, हम जो है वो सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट को क्यों नहीं यूज करें AIML में। बिकॉज जो पाइथन है वहां पे हमें बार बार जो है अपना कोई भी फंक्शन है उसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। अगर हम लोग जो है सी प्लस प्लस पे जाएं तो उससे पहले हमें 3 से 4 चीजें लिखनी पड़ती हैं कि यूजिंग नेम स्पेस, STD, और उसके बाद जो है इंट मेन इंटीजर को डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद फ्लोट को। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सेम अगर हम जो है जावा स्क्रिप्ट में जाएं तो लेट और उसके बाद कॉन्स्टेंट वार, इस तरह जो है हमें पहले जो है चीजें 2-3 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम पाइथन के अंदर आते हैं तो जस्ट हम एक लाइब्रेरी को यूज करके, और अगर हमारे पास कोई भी स्टूडेंट मैथ का है, अगर उसने कोई भी एडिशन का कोई भी मतलब क्वेश्चन परफॉर्म करना हो या कोई भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करना है, तो जस्ट एक लाइब्रेरी जैसे इम्पोर्ट रैंडम है जो कि नंबर्स के लिए यूज होती है, इसी तरह इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी है जो कि नंबर्स के लिए यूज होती है। तो सिर्फ एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करके नीचे जो है हम अपने वेरिएबल्स को बता के कि हमारे पास ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और उसको हम जो है ए प्लस बी एडिशन का जो है फार्मूला लगाएंगे तो वो सम करके हमें जल्द ही वो चीजें दे देगा जो हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे कि जिस तरह हम कमेंट ऐड करते हैं सेम हम पाइथन के अंदर, जैसे अब हम गूगल कोलैब के ऊपर जब जाएंगे तो आपको बताऊंगी कि हम वहां पे किस तरह जो है एक हैश का जो है वो ऑप्शन दे के हम लोग वहां पे कमेंट ऐड करते हैं। इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और मोस्टली ये हम लोग सिंगल लाइन कमेंट इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर एक बंदा जिसको पाइथन आती हो वो जब भी गूगल कोलैब को यूज करेगा तो उसको पता है कौन से स्टेप में कर रहा हूँ। लेकिन एक स्टूडेंट जिसको पाइथन ना आती हो, लाइक आपने किसी और को कोलैबोरेशन में या शेयरिंग करनी हो आपकी नोटबुक, तो आप वहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट ऐड कर सकते हो। अब एक और चीज है, जब भी जिस वर्ड के साथ आप कमेंट ऐड कर दोगे गूगल कोलैब उसको कभी भी प्री प्रोसेस नहीं करेगा। आपका जो कोड विदाउट कमेंट होगा सिर्फ वही जो है वो उसको फॉलो अप करेगा, उसकी इनपुट देगा। जिसके साथ कमेंट लग जाएगा वो लाइन इस तरह होगी जैसे उसमें टेक्स्ट ऐड है और उस कोड के इनपुट या आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप उसको बाद में यूज करोगे। अब हमारे पास है वेरिएबल। क्या है वेरिएबल? जो है हमारे पास कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए, लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, जैसे एग्जांपल दी हुई है कि नेम इज इक्वल टू इकरा। लाइक मेरा जो नेम अगर मैं लिखूं इकरा है और उसके बाद मेरी एज क्या है, मेरी डिग्री क्या है, मैं कहाँ पे रहती हूँ, मेरी हॉबीज क्या है, तो मेरा क्या मेरा वेरिएबल है। लाइक मैं अगर इकरा नाम को एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं और मेरी जो है जो भी मेरी हॉबीज हैं या जो भी चीजें हैं वो क्या है मेरा एक नाम है इकरा। ठीक है। उसके अंदर जो भी चीजें स्टोर हो रही हैं, लाइक मैं आपको AIML पढ़ा रही हूँ तो इट्स मीन के इकरा अख्तर जो है वो ये काम कर रही है, इट्स मीन के एक वेरिएबल जो है वहां पे वो स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, मेरे अंदर या जो भी चीजें हो रही हैं। तो सेम जब भी कोई भी वेरिएबल है, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नेम इज इक्वल टू
जो है ना कोई भी नाम लिख लूं या एज लिख लूं, आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा टाइप्स क्या है। अब यहाँ पे दोबारा से वेरिएबल क्या है कि जो बेसिकली डाटा स्टोर करता है। अब एक और चीज, जो पाइथन है उसमें कोड लिखना मुश्किल नहीं है। पाइथन में 2 से 3 चीजें आती हैं कि यहाँ पे हम सिंपल, जिस तरह नेम इज इक्वल टू इकरा है ना, आप सिंपल अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहता है तो आप खुद भी नेम इज इक्वल टू इकरा और इन्वर्टेड कॉमास ऊपर लगा दोगे तो आपका नाम जो है वहां पे वो इनपुट मतलब सेल रन हो जाएगा, उसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। तो पाइथन का जो भी कोड है उसमें सिंपल जो है, यहाँ पे हम ए इज इक्वल टू, और अगर हमने उसके अंदर कोई भी इंटीजर लगाना हो लाइक 5, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। तो बेसिकली इज इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो चीज लिखनी है। तो आप लोग अपना सिंपल जो है ना कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। लाइक जब हम पाइथन का जो है कि वेलकम टू AIML लिखेंगे तो प्रिंट आगे हम जो है राउंड ब्रैकेट स्मॉल अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वेलकम टू AIML लिखेंगे तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इट्स मीन कि पाइथन कोड का जो सिंटैक्स है वो सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि सिर्फ उसकी जो है सिंपल जो है डायरेक्शन है, उसको लिखने के लिए पीछे से 3-4 लाइंस नहीं लिखनी पड़नी, हम उसको जो है वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास कि हमारे पास जो है कॉमन डाटा टाइप्स कौन सी हैं हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोगों ने ना फॉर ये बहुत ज्यादा आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है। सेम जो हमारे पास पाइथन के अंदर इसको क्या कह दिया गया है, डाटा टाइप्स कह दिया है। लाइक अगर हमारे पास कोई वर्ड है ना, जैसे इकरा है, अब्दुल हनान है, आयशा है, लारेब है, तो वो हमारे पास जो उनका नाम का वर्ड है ना वो क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है, कोई भी टेक्स्ट हो दुनिया का उसको क्या कहते हैं, वो स्ट्रिंग है डाटा टाइप के अंदर। आप लोगों को AI मशीन लर्निंग में अगर कभी इंटरव्यू दो तो अगर उनसे पूछें कि कॉमन डाटा टाइप्स क्या हैं तो आप लोग वहां पे ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है या फ्लोट है। और समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि वो जो है आपके C++ में भी पूछ लेते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग को ऐड कर दें, बिकॉज AIML जो है हमारे पास बेसिकली जो है वो इंटीजर पे या वेरिएबल पे काम करता है। जब भी कोई भी डाटा हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर आता है या फ्लोट के अंदर आता है तो हमें उसकी कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो ये हम जो है डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स वहां पे जाके पढ़ेंगे जब हम अपने AIML मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली डाटा टाइप्स में स्ट्रिंग, इट्स मीन ये कोई भी टेक्स्ट हो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। इंटीजर मीन्स जो भी हम वर्ड्स पढ़ते हैं 0 1 2 300 सो ऑन, उसको कहते हैं इंटीजर। और फ्लोट, जिस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट आ जाए उसको क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। तो बेसिकली यही इसमें यूज होते हैं। अब इसके साथ एग्जांपल देखें कि नेम इज इक्वल टू AI मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स मीन इट्स स्ट्रिंग। अब एज को देखा तो 2020 क्या है, इसमें इंटीजर है। पाई को देखा जाए 3.14 है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक फ्लोट है। तो सिर्फ कॉमन डाटा टाइप्स ये हैं। उसके बाद अगर हमने इन केस डाटा टाइप्स को चेक करना हो, लाइक हमारे पास एक डाटा सेट हो, उस डाटा सेट की हमें समझ ना आ रही हो कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास डाटा टाइप कौन सी यूज हो रही है, स्ट्रिंग हो रही है, इंटीजर हो रही है या फ्लोट हो रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल जो है प्रिंट, सेम आगे देखें कि राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने टाइप, क्योंकि आपने देखेंगे ना उसकी टाइप क्या है, तो टाइप के बाद फिर स्मॉल राउंड ब्रैकेट्स लगा के आपने नेम लिखना है। वो प्रिंट होके बता देगा कि आपके डाटा सेट की टाइप कौन सी है। ठीक है, वो नेम है, एज है या पाई है या फ्लोट है, जो भी है। ठीक है, ये बेसिकली आपने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये सीखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है गेटिंग यूजर इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह कैलकुलेटर की है। ठीक है, हम कैलकुलेटर के अंदर जो है पीछे उसकी जो भी कोडिंग हो, लाइक आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हो, वहां पे आप 5+3 करते हो। ठीक है, तो आपको जो है वो आउटपुट में जो है 8 शो होता है। ठीक है, उसके बेसिकली उसके पीछे कोई ना कोई कोड हो चुका है। अगर आप पाइथन के अंदर लाइक आपको फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं, आपको बच्चे आजकल बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, तो वो बच्चे जो हैं अभी से जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। लाइक वो कोई कैलकुलेटर बना सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स को देखने के लिए, ओबेसिटी रेट कैलकुलेट करने के लिए, या किसी भी टाइप का अगर वो कैलकुलेटर बनाए तो वो यूजिंग पाइथन AI वो कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपने किसी भी बच्चे का कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पाइथन गूगल को लैब को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी सिंपल आप लोगों ने क्या लिखा कि नेम इज इक्वल टू इनपुट। ये आपने जिस तरह कैलकुलेटर को ओपन किया और उसके अंदर जो है ना 8 लिखा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नेम इज इक्वल टू इनपुट, और आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। आगे लिखोगे प्रिंट वेलकम और जो है नेम, क्योंकि यहाँ पे देखें कि हमने फर्स्ट लाइन में नेम डिक्लेयर किया, तो मैं नेम लिखूंगी तो मेरे पास 8 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कोई और फंक्शन परफॉर्म करूँ तो सेम उसमें इज इक्वल टू, सेम राउंड ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कॉमास आने हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एक इसका सिंटैक्स है जो कि हमेशा हमारे पास यूज होता है पाइथन कोड लिखने के लिए।
हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कास्टिंग क्या है? बेसिकली कास्टिंग जो है वो हमारे पास कन्वर्जन है। लाइक अगर हमने एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कास्टिंग को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि एज इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर योर एज। यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास एज है इज इक्वल टू इंट, अब एज हमारे पास यहाँ पे किस पे है? स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैंने ये जो एज है ना इसको किस में डिवाइड करना है, उसको मैंने करना है इंटीजर में, लाइक वो 1 2 3 की फॉर्म में आए, तो मैं लिखूंगी एज इज इक्वल टू इंट। ठीक है, मैंने इंटीजर में उसको कन्वर्ट करना है और मैं इनपुट दूंगी जो मेरे पास एज है, लाइक इंटर योर एज। अगर यहाँ पे मेरे पास 25 हो, मैं ये फार्मूला, तो मेरी जो एज है वो किस में आ जाएगी? वो 35 या 25 जो मैं उसमें कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो सिंपल इसमें क्या हुआ कि इंट यहाँ पे लग गया और बाकी राउंड ब्रैकेट्स और जो है इन्वर्टेड कॉमा सेम उसी तरह है, इक्वल का पॉइंट भी इसी तरह है। ठीक है, अगर हम कास्टिंग को यूज नहीं करते तो हमारे पास क्या आता है कि अगर a इज इक्वल टू इनपुट 5, अब देखिए मेरे पास 5 जो है वो इंटीजर है, मैंने यहाँ पे इंट नहीं लिखा। ठीक है, और b को मैंने कहा कि इनपुट 3 है, मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि वो जो है वो इंटीजर है इसके साथ, तो वो क्या करेगा? वो 53 इसको बना देगा प्रिंट के ऑप्शन में। लेकिन अगर मैं कास्टिंग यूज करूँ, उसको साथ बता दूं कि ये मेरे पास इंट है, इंटीजर है, इंटीजर 5 और जो है इनपुट इंटीजर इनपुट 3, तो वो मुझे आउटपुट पे प्रिंट a प्लस p करके देगा, तो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक सिंपल है कि हम कन्वर्जेंस के लिए किसको यूज करते हैं? कास्टिंग को यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं फंक्शन। फंक्शन जो है, अगर आपने C++ का कोड पढ़ा है या आपने HTML का कोई कोड पढ़ा है, लाइक हेड बॉडी, ठीक है, सेम अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं तो सिंपल, चलो मैं C++ को डिफाइन कर देती हूँ कि मैंने जो है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम है। ठीक है, अब मेरे लिए क्या क्या चीजें मुझे चाहिए वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए? डिस्टेंस भी चाहिए और मुझे टाइम भी चाहिए। मैंने अपना पहले फंक्शन डिफाइन कर दिया स्टार्ट में कि मेरे पास वेलोसिटी 30 सेकेंड, 30 जो है डिस्टेंस, वेलोसिटी नहीं, उसका जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है, उसके बाद मैंने उसका टाइम बता दिया। ठीक है, देन मैंने दरमियान में आके बताया कि इसका फार्मूला वेलोसिटी का क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, देन मैं कहूंगी कि प्रिंट करके दें वेलोसिटी। तो हमारे पास बेसिकली C++ में भी हम एक इनपुट देते हैं, दरमियान में फार्मूला होता है और हमारे पास जो है उसकी आउटपुट आती है। तो सेम जो फंक्शन है वो भी इस तरह एक ब्लॉक है रीयूजेबल कोड का, जिसको अगर हमने परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क, तो इसमें एक इनपुट पैरामीटर होता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं और हमारे पास एक रिटर्न रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन क्या है? एक रीयूजेबल कोड है दैट परफॉर्म ए बेसिक स्पेसिफिक टास्क। अब इसमें 3 चीजें हैं फंक्शन के अंदर। सबसे पहले क्या है? इनपुट पैरामीटर्स हैं जो हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस फार्मूले के थ्रू भी हो सकता है, वो प्रोसेस की टेक्निक्स हो सकती हैं। उसके बाद एंड रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट के हमने अपने उस रिजल्ट्स को क्या कर लेना है कि हमने उसको जो है वो प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, तो बेसिकली पाइथन के अंदर भी सबसे पहले हमारे पास कुछ इनपुट्स होती हैं, लाइक एक डाटा सेट, उसके ऊपर हम उसको प्रोसेस करते हैं और देन हम उसकी क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। अब हम आगे मूव करेंगे कि हमारे पास जो है पाइथन के अंदर जो है डिफरेंट लाइक वेरिएबल, जैसे वेरिएबल हमने पढ़ा कि स्टोर डाटा करता है, तो जो वेरिएबल्स में हमारे पास 7 आते हैं। आपने जो है मैथ में पढ़ा होगा कि सेट, कोई भी सेट एक यूनिक जो है ना वैल्यूज को स्टोर करता है, उसको सेट कहते हैं। इस तरह आपने लिस्ट पढ़ी होगी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें आ जाएं उसको जो है हम लिस्ट कहते हैं। इसी तरह हमारे पास टुपल होता है। लेकिन अब इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखना है कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, और अगर हमारे डाटा सेट के अंदर कहीं पे भी लिस्ट या टुपल या सेट यूज हुआ हो, आपने उसको आइडेंटिफाई किस तरह करना है, या अगर आपने कोड लिखना है तो उसके अंदर उस सिंटैक्स को किस तरह जो है यूज करना है। अब देखिए कि हमारे पास लिस्ट बेसिकली, अगर हम एक शॉपिंग बास्केट देख रहे हैं कि इस तरह की बास्केट जिसके अंदर हम बहुत सी चीजों को ऐड भी कर सकें और अगर हमारा दिल चाहे तो हम उसको रिमूव कर दें, उसको क्या कहते हैं? लिस्ट कहते हैं। अब लिस्ट का साइंटिक्स क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होती हैं। अब आप लोगों ने ये चीजें माइंड में जो है हमेशा रखनी है कि लिस्ट जहां पे भी लगा होगा वहां पे जो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगी। ठीक है, अगर आपके पास जो है डाटा सेट है, आपने उस डाटा सेट को बजाय एक्सेल फाइल नहीं देनी, आपने उसको जो है डायरेक्ट लिखना है, और वो डाटा है इस तरह का कि जहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि आपने कोई चीज ऐड भी करनी है, रिमूव भी करनी है, लाइक आपने जो है बाद के यूज के लिए उसको रखना है, तो आप उसमें जो है क्या यूज करोगे? आप उसमें लिस्ट को यूज करोगे। ठीक है, लिस्ट की अब सिंटैक्स क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और लिस्ट इस तरह की शॉपिंग बास्केट को हम कह सकते हैं, या इस तरह की लिस्ट हो सकती है जिसमें कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे पास टुपल है।
बेसिकली जो हमारे पास टुपल है वो इस तरह की बास्केट है जहाँ पे एक दफा मैं चीज रख सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। लाइक समटाइम्स आपके पास इस तरह का डेटा सेट होगा कि आपने एक दफा ही उसको डिफाइन कर देना है, आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें टुपल यूज करेंगे। और टुपल की हमारे पास साइंटिक्स क्या है कि इसमें हम लोग राउंड ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। सेम लिस्ट की तरह उसका कोड हो सकता है, लेकिन इसका साइंटेक्स डिफरेंट है और इसके बाद हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं सेट की तरफ। अब हमने बेसिकली पढ़ा कि हमारे पास जो सेट है जो कि यूनिक एलिमेंट्स को रखता है, ठीक है। इट्स मीन कि अगर लिस्ट के अंदर 2 से 3 डुप्लीकेट भी आ जाए, लाइक एप्पल, बनाना, ऑरेंज, फिर ऑरेंज आ गया, तो लिस्ट अपने अंदर वो चीजें इंपोर्ट कर लेगी, ठीक है। लेकिन जो सेट है वो सिर्फ वही एलिमेंट्स रखेगा जो यूनिक हुए। लाइक मैं कहूँ कि फ्रूट बास्केट के अंदर एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, फिर एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, तो मेरा सेट क्या करेगा, सिर्फ एक दफा एप्पल, बनाना, ऑरेंज रखेगा और बाकी जो एप्पल, बनाना, ऑरेंज दोबारा है वो उसको स्किप कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास सेट के लिए कौन सी सिंटैक्स यूज हो रही है, ये हमारे पास करली ब्रैकेट्स यूज हो रही है। बेसिकली इसको हम ब्रेसेस भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये इसका सिंपल है कि इनकी डेफिनेशंस क्या है और इनके लिए सिंटैक्स हम क्या यूज करें। अब हम नेक्स्ट मूव करें, इंडेक्स क्या है। देखिए जो हमारे पास इंडेक्स है, मेरे पास कोई भी लिस्ट हो, टुपल हो या स्ट्रिंग हो, उसका पूरा मतलब सिंटैक्स के अंदर वो चीजें लिखी हो, लेकिन हमें उसमें से लिस्ट, टुपल या स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक चीज को उठाना हो। लाइक हमारे पास जो है एप्पल है, मैंगो है या ऑरेंज है, उसके अंदर मैंने उन सारी वैल्यूज को नहीं लेना, मैंने कोई 1 से 2 जो है वैल्यूज को सिर्फ उठाना है, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगी, इंडेक्स को यूज करूंगी, ठीक है। इंडेक्स हमेशा किसी भी स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए इंडेक्स यूज होती है। अब इंडेक्स जो स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से होती है। लाइक यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स किसको रिप्रेजेंट करी है, लिस्ट है, कि ये एक तरह की हमारे पास लिस्ट है। अगर यहाँ पे हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स आती तो मैं उसको क्या कहती कि मेरे पास टुपल है, और अगर मेरे पास करली ब्रैकेट्स होती तो मैं इसको कहती कि ये सेट है, ठीक है। अब मेरे पास ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, ग्रेप है, तो मैंने अगर इसमें से इंडेक्स उठानी है, लाइक मुझे कोई भी स्पेसिफिक आइटम चाहिए, लाइक मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ एप्पल चाहिए, तो मैं कहूंगी कि इंडेक्स 0, लाइक एप्पल 0, बनाना की इंडेक्स 1, ऑरेंज की जो है वो 2 है और ग्रेप्स की इंडेक्स 3 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं कि इंडेक्स 0 और आगे कोलन लगाऊं 3, तो मेरे पास दो जो है यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट होंगे एटम्स, एक एप्पल मतलब 0 और एक ग्रेप्स मतलब 3। अब हमारे पास मेथड पे आते हैं। अब मेथड क्या होता है कि बेसिकली हमने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो तो उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। अब हमारे पास जो मेथड्स हैं, अगर हम अपने पाइथन के अंदर देखें तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। लाइक अगर हम लोग देखें कि किसी भी लाइक लिस्ट से स्ट्रिंग और टुपल को देखें कि उसके अंदर हम चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को जैसे हम चाहते हैं। सेम पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन इस तरह के हैं, लाइक उसके अंदर कुछ इस तरह की लाइब्रेरीज हैं कि जिनको हम यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इस तरह अगर हमने कोई विजुअलाइजेशन करवानी हो तो इंपोर्ट जो है मैटप्लॉटलिब एज पीवाईएलटी, इस तरह बहुत सी हमारे पास लाइब्रेरीज हैं जिनको हम यूज करके जो है जब भी हम उसके अंदर फंक्शन करेंगे या कोई भी परफॉर्म करेंगे टास्क, तो पीछे से लाइब्रेरी सिर्फ एक दफा कॉल हो गई हो तो वो हमें वो फंक्शन क्या कर देगा, परफॉर्म कर देगा। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, इस तरह बहुत सी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो हम आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन सी लाइब्रेरीज हैं AI/ML मॉडल के अंदर, हमने किसको इम्प्लीमेंट करना है। अब आगे आते हैं हमारे पास डिक्शनरी। अच्छा, मैं डिक्शनरी में यहाँ पे आपको जो है सिंपल एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे हमने बचपन में देखा कि और अभी भी आप लोग कभी लाइब्रेरी में जाओ तो आपके पास एक डिक्शनरी अवेलेबल होती है जिसमें A to Z वर्ड्स को डिफाइन किया होता है, उसमें सिनोनिम, एक्रोनियम्स, हर चीज होती है। उसको आप लोग बेसिकली क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं, जिसमें हमारे पास वर्ड्स के मीनिंग भी होते हैं, ऑपोजिशंस भी होता है, उसको बहुत डीपली बताया गया होता है कि ये वर्ड्स हैं, ये क्या क्या है। उस डिक्शनरी में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या है, अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स which each key is unique and it's mapped to corresponding value. Dictionary are unordered and mutable. अब बेसिकली जो है डिक्शनरी भी सेम क्या करती है, लिस्ट की तरह हम उसमें कोई चीज ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब डिक्शनरी में 2 चीजें होती हैं, की वैल्यू पेयर्स, एक की होती है, एक वैल्यू होती है। लाइक अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि अगर आप लोग जो है कोई स्टूडेंट ग्रेड बुक जो है बनाना चाहते हैं, जैसे एज अ टीचर,
जी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी आ रही है। जी अब आ रही है। ठीक हो गया। आपका जो है अभी जो है इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा रिमूव हो गया था, इंशाल्लाह जो है अब ठीक है। अब हम दोबारा डिक्शनरी को डिफाइन कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करना है ना? आप लोगों का कुछ मिस तो नहीं हुआ इसमें से? नहीं मिस। ठीक हो गया। बेसिकली हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें दो चीजें, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। अब इसके अंदर भी हम लिस्ट की तरह कोई भी चीज जो है वो ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे की और वैल्यू का क्या मतलब है, इसको चीज डिफाइन कर लें। लाइक अगर कोई स्टूडेंट ग्रेड बुक है और लाइक एज अ टीचर मैं आपको AIML मॉडल के जो है पूरे ग्रेड्स देना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, आपकी जिस तरह लारेब है, यहाँ पे अब्दुल हनान है, या हमारे पास आयशा है या शानजे है, मैं क्या करूंगी स्टूडेंट ग्रेड्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है हमारे पास करली ब्रेसेस यूज हो रही हैं, इट्स मीन के सेट है, इट्स यूनिक एलिमेंट्स, क्योंकि जो भी नाम होगा वो हमेशा एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगी शानजे, कोलन लगाया और आगे उसके जो है नंबर ऐड कर दिए। सेम इस तरह जो है मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आए तो मैं स्टूडेंट ग्रेड बुक बना सकती हूँ यूजिंग डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर जैसे हमने सेट के अंदर देखा तो उसमें सम ही यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं, लेकिन डिक्शनरी के अंदर हम दो चीजें डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी की और उसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली हम जो है डिक्शनरी को यूज करते हैं कि कहीं पे भी हमें ग्रेड बुक्स बनानी पड़ जाए। लाइक अगर आप लोग इसमें भी पाइथन AI यूज करना चाहते हैं, लाइक आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं या किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वहां पे आप जो है चीजों को एटोमाइज करना चाहते हैं, लाइक जिस तरह हमारा LMS सिस्टम है कि हम लोग वहां पे टीचर जो है मार्किंग करके नंबर ऐड कर देते हैं, LMS के पीछे ही उन्होंने इस तरह के जो है सेटिंग की हुई है कि हमें वो ग्रेड्स की फॉर्म में दे देता है कि A ग्रेड है, B ग्रेड है या C ग्रेड है। तो बेसिकली वहां पे भी पाइथन की कोडिंग हुई है। तो सेम अगर आप भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ये भी आप लोगों को जो है वो इनहेंस कर सकता है। लाइक कॉलेज में इस तरह की कोई आप जो है इंटरवेंशन कर सकते हो कि मैंने ये स्टूडेंट ग्रेड बुक बनाई है, इसमें जस्ट जो है टीचर जो है अपने बच्चों के जो भी है लाइक वो इस तरह की स्टूडेंट ग्रेड बुक बनाएगा जहाँ पे आएगा कि स्टूडेंट नेम और उसके मार्क्स। तो एट दी एंड जो है ना अकॉर्डिंग टू पीछे जो कोडिंग हो चुकी है वो हमें ये भी डिफाइन कर देगा कि स्टूडेंट का क्या ग्रेड आया। तो बेसिकली ये सारी चीजें किस पे अगर हम पाइथन मशीन लर्निंग AI पे लेके आए तो वो विद इन सेकेंड हो सकती हैं। जो चीजें हम मैनुअली एक कॉपी पे, जिस तरह आप लोगों की पहले अटेंडेंस लगती होती थी रजिस्टर्स पे, अब आप लोगों की डायरेक्ट LMS पे जाती है और अपलोड हो जाती है। तो इट्स मीन विद द टाइम हमारे पास यूजिंग AI चीजें क्या होगी, चीजें एटोमाइज हो गई हैं। अब हमारे पास है कंडीशन, के कंडीशन है क्या। अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि कोई चीज हमें सही लग रही है या गलत लग रही है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इफ, कि अगर वो चीज ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या होती है, वो गलत होती है। लाइक हमारे पास जो है पाइथन AI कोड के अंदर जो है बेसिकली हम जब आउटपुट सेट करते हैं तो हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। एक होती है कि ट्रू है या फॉल्स है, या हमारे पास 0 है या 1 है, या हमारे पास सक्सेस है या फेलियर है। सेम हमारे पास कंडीशन किसी भी चीज को में इसलिए यूज होती है ताकि हम कोई भी डिसीजन ले लें, ठीक है। अ कंडीशन इज एक्सप्रेशन इन प्रोग्रामिंग दैट एवेल्यूएट्स टू ईदर ट्रू और फॉल्स। लाइक कंडीशन जो है डिसीजन बेस होती है। सेम अगर आप लोगों ने C++ या जावास्क्रिप्ट पढ़ी, उसमें भी हमने क्या यूज किया, इफ एल्स की भी कंडीशन यूज कर ली, और उसके दरमियान में भी अगर हमारे पास कोई कंडीशन आई तो हम लोगों ने क्या यूज किया, इफ, एलिफ और एल्स। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल से इसको डिफाइन कर दूं, आप लोगों ने अगर जब हम डेटा सेट के ऊपर बताऊंगी तो आप वहाँ पे कंडीशंस को भी यूज करोगे। अगर आपका डाटा अनसुपरवाइज्ड हुआ तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे देखना है कंडीशंस हैं क्या, बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, और इसके साइंटिक्स में क्या कहता है, इफ, एल्स या एलिफ इसके दरमियान में। तो अगर सिंपल अगर हम एग्जांपल में कहें कि मेरी एक एज है 20, तो अगर एज जो है <20 हो तो हमारे पास क्या आएगा कि वो जो है हमारे पास स्टूडेंट क्या है, माइनर है। अगर जो है एज जो है वो 20 से अबव आ जाए तो वो अडल्ट आएगा। अदरवाइज जो है ना वो हमारे पास क्या है कि वो सीनियर है, ठीक है, अगर उससे भी उसके ऊपर वैल्यूज चली जाए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज किए हैं। यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट्स यूज किए हैं, लाइक हमने यहाँ पे लिस्ट को जो है वो डिफाइन किया है और उसके अंदर जो है ना अपना कोड लिख दिया इफ, एलिफ और एल्स की कंडीशन में। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि व्हाट इज लूप, कि हमारे पास लूप्स क्या हैं।
जिस तरह हमने यहाँ पे कंडीशंस को कहा कि हमारे पास जो कंडीशन है उसमें इफ, एलिफ और एल्स की कंडीशन आती है किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए, सेम हमारे पास लूप्स होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा दो तरह की लूप्स है, एक फार लूप होती है, एक वाइल लूप होती है। तो सेम हम लोग अपने कोड में फार लूप और वाइल लूप्स को भी यूज कर लेते हैं। लूप बेसिकली जो है एक कोड होता है जो मल्टीपल टाइम्स रन होता जाता है, लाइक उसमें जी जी मिस आई एम रियली सॉरी, बस मुझे बता देंगी कि एलिफ की कंडीशन क्या थी? ठीक है, एक मिनट। अब देखें कि जब हमारे पास एक कंडीशन, दो कंडीशंस हो सकती है या तीन कंडीशंस हो सकती हैं। अगर तो हमारे पास सिर्फ इफ और एल्स की कंडीशन आई ना कि एक चीज ट्रू है तो वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर एल्स है ना तो वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास डेटा सेट है, यहाँ पे एज को डिफाइन किया गया ना, अब अगर एज में कहूँ कि एज इज इक्वल टू 20 है, अगर एज लेस देन 18 है तो मैं उसको एक चीज पे डिक्लेयर कर लूँ कि वो माइनर है, और अगर मैं कहूँ कि एज जो है ग्रेटर देन 20 है तो मैं उसको कह लूँ कि वो एक सीनियर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके दरमियान में कोई एक और कंडीशन भी रखूं तो वो क्या होगी, एलिफ की कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसमें जो है अगर जब आप AI पाइथन पे जाओगे तो बेसिकली ये आप क्यों यूज करोगे कि हमारे पास जब समटाइम्स इस तरह का डाटा सेट हो जाता है जिसके ऊपर हमारे पास आउटपुट सेट नहीं होती, तो वहां पे हम जो कंडीशंस लगाते हैं, जैसे अगर मैं वाटर क्वालिटी की बात करूं तो वाटर क्वालिटी के कुछ डाटा सेट हमारे पास आता है हैजर्डस का, कुछ मार्जिनल होता है सेफ के लिए। तो एलिफ को हम ज्यादा किस पे रखते हैं, मॉडरेट पे। इफ हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी कि जो हमारे पास ट्रू होगी, ठीक है। एलिफ की कंडीशन वो होगी जो दरमियान में हमारे पास जो है वो मॉडरेट होगी, जब हमारे पास प्रीवियस जो कंडीशन होगी वो फॉल्स होगी इफ की, ठीक है। और उसके बाद एल्स की कंडीशन वो होगी जहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस कंडीशंस होंगी वो फॉल्स होंगी। इफ को मैं दे दूं कि यहाँ पे मैं सेफ हूँ, एलिफ को मैं कह दूं कि यहाँ पे मेरे पास मॉडरेट है, ठीक है, कि प्रीवियस कंडीशन थोड़ी सी फॉल्स है लेकिन ये ट्रू भी हो सकती है, मॉडरेट है। और एल्स को मैं कह दूं कि वो मेरे पास हैजर्डस है, वो सारी प्रीवियस कंडीशंस क्या है, फॉल्स है। तो मिस आपको यहाँ तक समझ आ गई है? जी जी मिस। ठीक है। आगे जिस तरह हमारे पास कंडीशंस हैं, लूप्स भी इसी तरह हैं। लूप्स बेसिकली दो तरह के हैं, फार लूप और वाइल लूप। बेसिकली हमारे पास लूप इस तरह की होती है, जैसे कंडीशन को तो हमने लगा दिया ना कि इफ, एल्स, इफ, और जो है हमारे पास एलिफ लगा के हमने कंडीशन से एक डिसीजन कर लिया। लेकिन हमारे पास जो लूप है वो इस तरह का प्रोग्राम है जो कि रिपीट होता रहता है जब तक हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। यहाँ पे अगर हम कोई भी एग्जांपल, यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमारे पास क्या यूज हुआ है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हुई हैं। इट्स मीन यहाँ पे टुपल है और टुपल के अंदर क्या है, हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि i इज इक्वल टू जो है i इज इक्वल टू जो है प्लस प्लस 1 लिख दूं, तो मेरे पास वो कंडीशन जब तक 1 नहीं आती वो क्या करती रहेगी, वो वहां पे रन होती रहेगी। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह हम जो है इन कंडीशनों को, इस तरह हमारे पास दूसरे नंबर पे है कि हम जो है फार लूप को आइटरेट ओवर ए सीक्वेंस सच एज लीस्ट, टुपल या स्ट्रिंग के, जब तक हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी हम आइटरेशन फार लूप चलती रहेगी। लेकिन वाइल लूप क्या है, हमारे पास कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अब इसके ना फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। फार लूप में हम जो है ज्यादा लिस्ट, टुपल और स्ट्रिंग को यूज करते हैं, और वाइल लूप के अंदर जो है हम वहां पे वाइल के अंदर वो सेट कर देते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन इससे इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई उससे पहले, हम काउंट इज इक्वल टू 0 वाइल काउंट लेस देन 5, तो हम नेक्स्ट कोड करेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। तो जब तक हमारे पास कंडीशन लेस देन 5 होगी वो एग्जीक्यूट करती जाएगी। जैसे ही मैं कहूंगी कि काउंट प्लस इज इक्वल टू 6 आएगी तो वहां पे मेरी कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी स्पेसिफिक कंडीशन से मिल नहीं रही होगी। बेसिकली AI मशीन लर्निंग में हम लोग जो है कंडीशंस को यूज करेंगे सबसे ज्यादा इफ, एलिफ और एल्स की। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब जो है यहाँ पे आप लोग सिंपल एग्जांपल ले लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि कोई भी मशीन्स जो कि काम करे लाइक ए ह्यूमंस, आपने रिबोट देखे होंगे या डिसीजन मेकिंग का कोई हम लोगों ने देखा होगा रोबोट। हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं लैपटॉप की। अगर लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, यहाँ पे हम सिर्फ एक कमांड दें कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी की, तो हमारे पास जो कंप्यूटर है उन कमांड के ऊपर, क्योंकि उसके पीछे जो प्री प्रोसेसिंग चिप लगी हुई है वो उस कमांड को देखती है, उसके अंदर कोड है। जैसे ही हम कंप्यूटर को पावर ऑन पावर ऑफ करते हैं या उसमें कोई भी जो है
वो कंडीशंस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वहां पे आके हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। इट्स मीन कि हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर एक मशीन है जहाँ पे हम एक छोटे से कोड के थ्रू जो है अपनी चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास आजकल रोबोट्स देखे होंगे कि सम रोबोट्स जो है हमारे पास कंपनीज में यूज हो रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो हम यूजिंग रोबोट को क्या कर रहे हैं कि हम अपनी चीजों को हैंडल करने के लिए, चीजों को एक सीक्वेंस में रखने के लिए हम उन रोबोट्स के पीछे इस तरह की कोडिंग कर देते हैं जैसा हमें उनसे काम चाहिए होता है। ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो बिगेस्ट एग्जांपल आ गया, आजकल आप लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे भी जो है चैट बोर्ड्स पे काम किया हुआ है कि जिस तरह हमारे पास चैट जीपीटी है कि अगर हम उसको कोई भी वर्ड दें और उसके बाद कहें कि मेरी सीवी लिखवा दें या वट एवर कुछ भी दें, आपकी जो असाइनमेंट्स पहले आप 2 से 3 जो है घंटे में बनाते थे मैनुअली, अब आप विद इन जो है मिनट आप लोग अपना एक स्क्रिप्ट छोटी सी लिख के चैट जीपीटी मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है डेफिनेशन बता दो, तो आपको विद इन सेकंड जो है वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये क्या है, चैट बोट है। और जो बेसिकली हमारे पास जितनी भी चैट जीपीटी है या डीप सीक है वो किस पे ट्रेन हुई है, उसके जो पीछे मॉडलिंग हुई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस तरह आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ गई हैं। और उसके बाद हम यूट्यूब को देख लेते हैं। लाइक अगर यूट्यूब पे हम लोग एक दिन कोई भी ड्रामा देखते हैं तो नेक्स्ट डे हमें सेम रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। इट्स मीन कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बेस्ड ऑन दी प्रीवियस हिस्ट्री हमें अगले दिन भी उसी की बेस के ऊपर रिकमेंडेशंस देता है। उसको नहीं पता कि इकरा अख्तर कौन है, या उसको सिर्फ ये पता है कि इकरा अख्तर ने एक मेल से मेरे यूट्यूब पे लॉगिन किया हुआ है, लेकिन मैं रोज जो प्रोमोस देखूं या जो भी यूट्यूब पे चीजें देखूं तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे रिकमेंडेशन में वो चीज दे देता है। तो इट्स मीन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो बेस्ड ऑन दी प्रीवियस हिस्ट्री मुझे नेक्स्ट रिकमेंडेशन में वो चीजें दे रहा है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो बेसिकली वो सबसेट है एआई का जो कि डाटा लर्न करता है फ्रॉम दी डाटा। मतलब कि वो, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ क्योंकि आपका जो सारा एआई मशीन लर्निंग का कोर्स है वो मशीन लर्निंग बेस है। तो इसमें जब आप कोई भी डाटा सेट लोगे तो आप कुछ डाटा सेट मशीन लर्निंग को दोगे ट्रेनिंग के लिए और कुछ डाटा दोगे आप उसको टेस्टिंग के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो मशीन लर्निंग जितने भी मॉडल्स हैं उनको हम कुछ डाटा देते हैं ट्रेनिंग के लिए और कुछ देते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है। तो इस यहाँ पे एक एग्जांपल आती है कि जिस तरह हमारे पास कोई भी एक बच्चा है, आई थिंक सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी, तो कुछ बच्चे बोर होंगे, लेकिन बोर नहीं होना। आज हम लोगों ने ना इस पूरे फंडामेंटल्स को इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे। तो मशीन लर्निंग जिस तरह एक छोटा सा बच्चा है, हम छोटे बच्चों को माएँ अक्सर कहती हैं 1 2 3 बेटा पढ़ो, तो वो पहले ही जब माँ कहती है ना कि 1 2 3 वो नहीं सीखता, आहिस्ता आहिस्ता माँ उसको 2-3 दिन पे कहती है कि पढ़ो पढ़ो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेन होना शुरू हो जाता है। 1 2 3 वो पढ़ना शुरू हो जाता है, फिर 4 5 6 भी पढ़ा देती है 1 to 10 तक। ठीक है। तो वो बच्चा क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होता है। सेम हमारे पास जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या लाइक चैट बोट्स हैं या हमारे पास चैट जीपीटी है, वो क्या होता है, पहले ट्रेन होता है किसी ना किसी चीज पे, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। लाइक एक बच्चे को A to Z मैंने पूरी जो है इंग्लिश की जो है वो स्पेलिंग सिखा दिए कि ए किस तरह बोलना है, बी किस तरह बोलना है, सी किस तरह बोलना है। उसके बाद अगर मैं उसको कहूँ कि बेटा कैट बोलो, तो अगर उसको कैट मतलब नहीं भी बोलना आ रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, वो स्पेलिंग्स को जोड़ेगा CAT। इट्स मीन कि अब उसको पहले मैंने A to Z सिखा दिया, अब मैं उसके ऊपर टेस्ट कर रही हूँ। अगर तो वो कैट बोलना सही सीख गया है या उसको उसके स्पेलिंग आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल या जो वो बच्चा है वो सही, मतलब उसके ऊपर मैंने जो मेहनत की है वो उसके सही रिजल्ट्स दे रहा है। लेकिन अगर वो मेरा जो बच्चा है वो सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा, इट्स मीन कि उसकी टेस्टिंग जो है वो कम है, वो गलत है, वो कहीं ना कहीं ओवरफिट आ रहा है या उसको समझने में जो है मिस्टेक हुई है। तो सेम जो हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल है उसके लिए कुछ डाटा हम ट्रेनिंग के लिए देंगे, कुछ डाटा के ऊपर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। अब हमारे पास क्या है, डीप लर्निंग। हमारे पास मशीन लर्निंग तो है, एक मशीन लर्निंग सिंपल हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। जब हम डीप लर्निंग पे आते हैं तो इसकी हम एग्जांपल देते हैं कि जिस तरह हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो सेम डीप लर्निंग को भी हम ह्यूमन ब्रेन के साथ कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जहाँ पे टाइम सीरीज डाटा को फोरकास्ट करना है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम डीप लर्निंग को यूज करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है अपने इलेक्सा, सीरी या इस तरह के गूगल असिस्टेंट जो है देखे होंगे, तो वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को जो है वो अपने अंदर मतलब स्टोर कर लेते हैं। लाइक समटाइम्स हम गूगल के ऊपर जो है, आजकल आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा कि अगर उनको इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती, वो गूगल पे जाते हैं, गूगल असिस्टेंट के साथ कहते हैं कि मुझे ये कार्टून दे दो, तो हमें क्या कहते हैं, गूगल वो रिकमेंडेशन सुन के यूट्यूब वाले जो हैं
वो हर जो जितने भी हमारे पास एप्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हैं, उन्होंने साथ वॉइस असिस्टेंट रखा, उसके अंदर ऐड किया हुआ एक फंक्शन। बेसिकली उसके पीछे भी एक कोड हुआ है जो कि हर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है और उसके रिजल्ट्स दे देता है। तो डीप लर्निंग जो है, जहाँ पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट या टाइम सीरीज डाटा सेट होगा, वहां पे जो है हम कंसीडर करने के लिए हम डीप लर्निंग को यूज करेंगे। लेकिन हम जो है मशीन लर्निंग को इस पूरे कोर्स में यूज करेंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग को हम यूज कर रहे हैं बेसिकली फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए या प्रिडिक्शंस के लिए। तो इसके ऊपर जो भी डाटा सेट होगा, जब हम उस लेक्चर पे जाएंगे तो आपको चीजें उसकी डिफाइन कर दी जाएंगी। अभी फिलहाल आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखनी है। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास मशीन लर्निंग की सब टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। अब हमारे पास जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है। लाइक दैट के अगर हम यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको डिफाइन करूं कि हमारे पास एक डाटा है, लाइक ये हमारे पास जो है कुछ रेक्टेंगल हैं, कुछ हमारे पास जो है ट्राइंगल हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं हमारे पास, और कुछ मेरे पास हेक्सागोन्स हैं। तो ये मेरे पास लेबल डाटा है। लाइक मेरे पास ये पिक्चर्स भी हैं, उन पिक्चर्स के ऊपर मेरे नाम भी मुझे दे दिया गया है, ठीक है, मतलब ये लेबल डाटा दिया गया है। जब मैं इसके ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल लगाऊंगी तो कुछ डाटा मेरा ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा और कुछ डाटा मैं टेस्टिंग के लिए रख लूंगी। लाइक अगर मेरे पास ये 100 पिक्चर्स हैं, इसमें से मैं 70 पिक्चर्स ये जो मशीन लर्निंग मॉडल, लाइक यहाँ पे मैं ARF लगाऊं, LR लगाऊं, मैं उसको दे दूं कि तुम इस मॉडल के ऊपर प्रिडिक्ट करो ट्रेनिंग के लिए, और बाकी जो 30% पिक्चर्स हैं मैं उसकी टेस्टिंग के लिए रख लूं, ठीक है। जब मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग इमेजेस के ऊपर और लेबल डाटा के ऊपर ट्रेन हो जाएगा, तो देन जो हमारे पास 30% डाटा रहेगा वो उसके ऊपर टेस्ट करेगा। उस टेस्ट के ऊपर हम इवेल्यूएशन मैट्रिसेस देखेंगे कि ये कितने % एक्यूरेसी दे रहा है, प्रिसीजन दे रहा है, रिकॉल दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग यही है कि जहां पास हमारे पास इनपुट भी हो और हमारे पास आउटपुट भी हो। अब जो हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो उसके ऑपोजिट है, ठीक है, कि वहां पे हमारे पास इनपुट होगी लेकिन हमारे पास लेबल डाटा नहीं होगा। लाइक ऊपर वाली सुपरवाइज्ड लर्निंग में देखा कि अगर उसने हमें कोई भी पिक्चर्स फिगर्स दी हैं तो उसके साथ उसने लेबल कर दिया कि ये है, इसकी इनपुट क्या है, और जो है उसको आउटपुट में भी बता दिया। लाइक अगर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जी मैम ये जो सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपने एग्जांपल लिखी हुई ईमेल वाली, ये बता देंगी कि ये किस तरह से होता है? ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ कि ईमेल स्पैम फिल्टर। अब आप लोगों को समटाइम्स कुछ ऑफिशियल मेल्स आती हैं जो कि आपके डायरेक्ट इनबॉक्स में आ जाती हैं, और कुछ ईमेल्स इस तरह की होती हैं और जो डायरेक्ट आप लोगों को रिसीव नहीं होती, वो स्पैम ईमेल्स होती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी ईमेल्स के अंदर जाते हो तो आपको एक स्पैम फोल्डर मिलता है। तो वो क्या होती है कि अगर सुपरवाइज्ड लर्निंग को देके हम कोई भी इस तरह का एक मॉडल बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर हम देखें कि कौन सी जो है ईमेल स्पैम है और कौन सी स्पैम नहीं है, तो ये बेसिकली उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी है और इसके ऊपर कैगल के ऊपर डाटा सेट भी पड़ा होगा, जहाँ पे उन्होंने देखा कि हम अगर डिफरेंस करना हो बिटवीन स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल्स के अंदर, तो हम लोग वो डाटा सेट लेंगे। उस डाटा सेट में कुछ जो है, क्योंकि उन्होंने बताया होगा कि स्पैम ईमेल्स की क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकती है और नॉट स्पैम ईमेल की क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, तो हम उसमें से कुछ डाटा सेट जो है उसको जो है ट्रेनिंग के लिए देंगे और कुछ जो है उसको टेस्टिंग के लिए देंगे। लाइक वो तो आपके पास डाटा सेट रेडी होगा, तो अगर हम उसको कोई और भी मतलब न्यू ईमेल दे के देखेंगे कि मॉडल ट्रेन हुआ है स्पैम और नॉट स्पैम पे, तो अगर वो हमें प्रिडिक्शन करके देगा कि ये स्पैम है या नॉट स्पैम है, तो वहां पे वो चीज डिफरेंशिएट कर देगा उस चीज को ना। तो बेसिकली ये ईमेल स्पैम फिल्टर ये एक तरह का जो है प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। इसी तरह हमारे पास जो है व्हाट्सएप मैसेजेस हैं कि मैसेजेस स्पैम है या नहीं है। इस तरह हमारे पास जो है वॉइसेस भी हैं, तो इसके ऊपर जो है ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है और सारा क्या है सुपरवाइज्ड लर्निंग। लेकिन पहले उन्होंने ये चीज डिफाइन कर दी उसको मशीन लर्निंग मॉडल को, ये स्पैम ईमेल है या स्पैम ईमेल नहीं है। देन उन्होंने कोई भी इस तरह की ईमेल दी जो स्पैम थी, तो उसके मशीन लर्निंग मॉडल ने बताया कि हाँ ये स्पैम है। अगर तो उसने स्पैम बताया इट्स मीन के मॉडल जो है वो गुड प्रिडिक्शन दे रहा है, और अगर उसने बताया कि ये जो है मेरे पास नॉट स्पैम है, लाइक वो स्पैम है लेकिन वो कह रहा है कि नहीं ये स्पैम नहीं है, तो इट्स मीन कि हमारा जो मॉडल है वो हमारे पास प्रिडिक्शंस गलत कर रहा है। हमें अपने मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स को भी सेट करना है और हमने इसके ट्रेनिंग में और डाटा सेट देना है ताकि हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से ट्रेन हो जाए। इस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है? यस मैम, समझ आ गया। ठीक है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में देखा जाए, अगर हम प्रीवियस ये जो एग्जांपल है इसी को देखा जाए कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं। अब ये पिक्चर्स दे दी गई हैं, लाइक इसमें सर्कल है, रेक्टेंगल है, और उसके बाद जो है ना, लेकिन ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है, लेबल नहीं किया हुआ कि हमारे पास ये क्या पिक्चर्स हैं।
ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, लाइक अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी या आईसीटी के होंगे तो आपने साइबर सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेट्स होंगे, लेकिन वो लेबल नहीं होंगे आपके पास कौन कौन से थ्रेट्स आ रहे हैं, लाइक वो बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर आप लोगों ने उसके ऊपर कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल लगाना है तो आप उसके ऊपर एक क्राइटेरिया सेट कर दोगे, ठीक है। तो इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम अपने डेटा सेट पे जाएंगे कि डेटा सेट हमने किस तरह रेडी करना है, अनसुपरवाइज सुपरवाइज लर्निंग को हमने डिफाइन किस तरह करना है। अब देखिए कि हमारे पास एक बास्केट है, लाइक इस बास्केट के अंदर सर्कल हो, मेरे पास रेक्टेंगुलर हो, हेक्सागोन है, लेकिन उसके ऊपर मैंने डिफाइन ना किया हो कि ये चीज है, तो वो क्या है, हमारे पास अनलेबल्ड डाटा है। तो हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग क्या करती है कि मैंने यहाँ पे उसका मशीन लर्निंग मॉडल से पहले क्राइटेरिया सेट किया कि जिसकी रेक्टेंगुलर शेप या जो है मेरे पास स्क्वायर शेप में आया तो वो इस तरह का होगा उसका, जैसे हमने एज में इफ एल्स की कंडीशन लगाई, सेम यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग में क्राइटेरिया सेट होगा, ठीक है, इनके लिए। तो देन हमारा मॉडल उसके ऊपर प्रिडिक्ट करेगा जो जो चीजें सेम आ रही हैं, लाइक एज 18 कितने बच्चों की आई है, 18 से अबव कितनों की आई है और उससे ज्यादा कितनों की आई है, तो वो उसको अलग अलग करके प्रिडिक्शंस कर देगा। तो अनसुपरवाइज लर्निंग मीन जिसकी इनपुट हो लेकिन वो अनलेबल हो, तो यूजिंग मशीन अनसुपरवाइज लर्निंग हम उसका क्राइटेरिया सेट करें और वो क्राइटेरिया की बेस पे हमारे डाटा को जो है इस काबिल कर दे कि हम उसके ऊपर जो है मजीद प्रिडिक्शंस कर सकें। आगे हमारे पास है रेनफोर्समेंट लर्निंग। बेसिकली हमारे पास जो है प्लीज वेट, हमारे पास बेसिकली यूज ज्यादा होती है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, लेकिन अगर हम रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में बताएं तो इट्स मीन कि कोई भी इस तरह का मॉडल जो हिट एंड ट्रायल मेथड से रिकवर हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम लोग बात कर लें चैट जीपीटी की एग्जांपल के तौर पे कि अगर चैट जीपीटी को एक दफा मैं अपना नाम बताऊं और अपने बारे में थोड़ी सी चीजें बताऊं और मैं कहूँ कि इसके ऊपर सीवी लिख दो, ठीक है, वो कुछ चीजें जो है मेरे रिलेटेड लिखेगा कि एज क्या है, एजुकेशन क्या है और मेरी एक्सपर्टीज क्या है, ठीक है। और हो सकता है कि वो कुछ चीजें इस तरह की दे दें जो कि मेरे यूज में है ही नहीं, जो मेरे से सीवी से रिलेट ही नहीं करती, तो मैं नेक्स्ट उसको प्रॉम्प्ट क्या दूंगी कि ये चीजें जो है मेरी सीवी में इंक्लूड नहीं होंगी, आप इनको स्किप कर दें और इनकी जगह ये ऐड कर दें, तो चैट जीपीटी उसको रिफाइन करके देगा। तो सेम रेनफोर्समेंट लर्निंग भी इस तरह की है जहां पे हम रोबोटिक्स को, लाइक कोई भी रोबोट है या सिंपल इसमें एग्जांपल हम एक बच्चे की दे दें कि एक बच्चे को एक दफा कहें कि आपने ये काम करना है, वो बच्चा काम ना करे तो उसके जो है कोई ना कोई आगे से उसका कोई रिएक्शन उसको मिले, लाइक जैसी तरह मैं आपको AIML का कोई एक टास्क दूं और आप लोग जो है वो टास्क, एक कोई बच्चा टास्क कर लेता है, इट्स मीन कि वो उसने सीख लिया है, वो सुपरवाइज लर्निंग बन गया है। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के होंगे जो टास्क नहीं करेंगे, वो कहेंगे खैर है, इंटर्नशिप है या कोर्स है, कोई भी कुछ नहीं करेगा, तो उनके क्या होंगे, उनके मार्क्स वहां पे जो है वहां पे मार्क्स उनके कम आएंगे। इट्स मीन कि उनको जो है एक दफा, जैसे आपके नंबर्स में आप लोगों को कभी जो है टीचर असाइनमेंट देता है, आप लोग अच्छे असाइनमेंट नहीं करते या करते ही नहीं हो तो फेल हो जाते हो, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हो, आप लाजमी वो जो है अपनी असाइनमेंट करते हो, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सीख चुके होगे कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो इसके एडवांटेज क्या है और इसको मैं किस तरह डिफाइन कर सकता हूँ। तो बेसिकली रेनफोर्समेंट लर्निंग भी इसी में यूज होती है, लेकिन हमारे पास जो है रिसर्च में AI मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज होती है। इसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन जो है वो हर चीज में है, लाइक हमारे पास बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के हैं, ICT के हैं, साइबर के हैं, इसके साथ हमारे पास स्टूडेंट जिस तरह मेटलर्जी के हैं या केमिस्ट्री के हैं या हेल्थ से रिलेटेड हैं या फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो इसकी एप्लीकेशन हर जगह है। अगर हेल्थ केयर में हम लोग देखा जाए तो हम जो है डिजीज को डिटेक्ट करने के लाइक एक्सरे, MRI और CT स्कैन को देखना चाहें तो इसमें भी हम इस तरह मॉडल बना सकते हैं जो किसी को रिकमेंड देख सकते हैं, साथ हम इस तरह की शीट्स बना सकते हैं
डाटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए। इस तरह हम ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं और एजुकेशन में जो है हर जगह पे ये यूज होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है कि आपकी फील्ड क्या है। आप इस कोर्स और इंटर्नशिप के बाद अपने इस तरह का कौन सा डाटा सेट लोगे जो कि आप अपनी जो है, जो आपकी क्यूरीज हैं या जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड बेस्ट फिट आए और आप उसको अपनी सीवी में इंक्लूड कर सको कि मैंने हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज करते हुए अपनी फील्ड से रिलेटेड ये वाला प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं गूगल कोलैब के अंदर। अब हमारे पास जो है फंडामेंटल्स पाइथन के खत्म हो चुके हैं। अब हम रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं। जैसे हमने जो है numpy अरे का यूज किया कि numpy अरे के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या यूज हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट भी हो सकता है, हमारे पास टुपल भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास सेट है, सेट की ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर जो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास सॉरी सेट की नहीं है, ये हमारे पास किसकी है, लिस्ट की है। ठीक है, लिस्ट के अंदर हमारे पास उसने टुपल को डिफाइन किया हुआ है 1 2 3 4। तो हमारे पास इंपोर्ट जो है numpy या इंपोर्ट पांडास, यहाँ पे दो मेन लाइब्रेरीज ऐसी होंगी जो कि आपकी पूरी जो है AIML के कोर्स में चलेंगी। एक इंपोर्ट numpy एज NP और एक इंपोर्ट पांडास एज PD की। तो जो numpy की लाइब्रेरी है वो बेसिकली जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशन है मैथ की उसको जो है कवर अप करती है। और अरे क्या होती है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंपोर्ट numpy एज NP जितनी भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है उनके लिए यूज करते हैं। उसके बाद पांडास, इंपोर्ट पांडास एज PD, इसकी लाइब्रेरी वहां पे यूज होती है जहाँ पे हमने अपना कोई भी डाटा सेट को रीड करवाना हो, लाइक हमारे पास कोई एक्सेल फाइल हो या CSV फाइल हो। ठीक है, तो इसका भी प्रॉपर कोड है वो हम गूगल कोलैब के अंदर जाके करेंगे। तो अब यहाँ तक आपने दो लाइब्रेरीज पढ़ी हैं, इंपोर्ट numpy एज NP और इंपोर्ट पांडास एज PD की। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आज के जो है हमने पूरे वीक के इस वाली आउटलाइन में हमने देखना है कि अगर हमने कोई डाटा सेट लिया हुआ है, उस डाटा सेट को हमने AI मशीन लर्निंग के लिए जब इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास एक्सेल फाइल है या कोई CSV फाइल है, उसको हमने किस तरह अपलोड करवाना है गूगल कोलैब के अंदर, उसको किस तरह रीड करवाना है। उसके साथ हमारे 2 से 3 स्टेप्स होंगे कि हम लोग देखेंगे कि उसके जो है हमारे पास उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब कॉलम्स क्या है हमारे पास, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज क्या है, उसको हम वहां पे भी प्लॉटिंग भी देख सकते हैं डाटा सेट की। तो ये सिंपल जो है कोड गूगल कोलैब के अंदर जो आएगा, आप लोगों ने अपनी CSV फाइल्स के अंदर वो लाजमी जो है वो अपलोड करना है, क्योंकि आपको पूरी आउटलाइन के अंदर आयरस स्पीशीज का एक ही डाटा सेट दिया जाएगा, क्योंकि हर बच्चा जो है ना वो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग रखता है। अगर मैं सबको सबके डाटा सेट पे काम करवाने लग जाऊं, देयर आर ह्यूज टाइम जो मैं एक एक बच्चे को दूंगी। तो हम इस कोर्स के अंदर और इंटर्नशिप के अंदर सिर्फ एक डाटा सेट के ऊपर काम करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों के पास असेस टाइम है तो आप अपने ये स्टेप साथ साथ लिखते जाएं, और अगर आपके पास कोई भी डाटा सेट है, ये डाटा सेट पे काम करना चाहते हैं तो साथ के साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। कहीं पे भी इशू आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट मूव करते हैं गूगल कोलैब के अंदर। बेसिकली हमारे पास जो है गूगल कोलैब सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम AI मशीन लर्निंग के जो भी हमारे पास टास्क होंगे हम उनको करेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो अभी आ जाएगा, एक दफा हम ये एक्सरसाइज कर लें। हम लोग जो है गूगल पे जाके गूगल कोलैब जो है वो सर्च करेंगे, हमें इसकी फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगी। अगर जो बच्चा इस पे जो है लॉगिन हुआ है वो ठीक है, अगर कोई बच्चा इसके ऊपर लॉगिन नहीं है वो प्लीज इसको जो है लॉगिन कर ले, ताकि आपको नोटबुक्स वगैरह में क्या हो, इजीली असेसिबल हो। आपने न्यू नोटबुक पे करना है क्लिक। अब जिन स्टूडेंट्स को जो है kaggle.com की वेबसाइट से उन्होंने आयरस स्पीशीज की जिप फाइल डाउनलोड कर लिया, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से सिर्फ CSV फाइल निकाल लें आपके जो है यूज के लिए। आप लोगों को गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर दी जाएगी जिसके अंदर आपने अपना जो भी कोड है उसको इम्पोर्ट करना है। अब देखें कि हमारे पास गूगल कोलैब के अंदर डिफरेंट नंबर्स हैं, फाइल है, एडिट है, व्यू, इंसर्ट, रन टाइम का ऑप्शन आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये रन है। ठीक है, ये रन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम अपना कोई भी कोड लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम इस कोड से पहले लिखना, ये हमारे पास कोड है, यहाँ पे है प्लस टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखूं कि मेरे पास ये मशीन लर्निंग का फर्स्ट स्टेप है, तो मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट स्टेप। तो इस तरह मैं इससे पहले भी टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ ताकि मुझे विद द टाइम ये चीजें याद रहें कि मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया या सेकंड स्टेप कर लिया, या अगर आप लोग अपना कोई जो है प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हो देन भी आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद आपका जो मेन कंसर्न है यहाँ पे है, जहाँ पे आपने फाइल को अपलोड करना है। यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करोगे
तो आपके जो है पीसी के अंदर जहाँ पे डाउनलोड में या वट एवर जहाँ पे आप लोगों की फाइल्स पड़ी होंगी, इसकी डायरेक्ट एक्सेस वहां पे जाएगी कि आप इसके अंदर क्या करो, फाइल्स अपलोड करो। अब मेरे पास जो है वो डाउनलोड के अंदर पड़ी हुई है आयरिस का डाटा सेट, तो आप लोगों ने सेम इसको जो है यहाँ पे क्या कर लेनी है, अपलोड कर लेनी है। ये मेरे पास आयरिस सीएसवी जो है विद इन थोड़े से ये एमडीज की है, ये यहाँ पे अपलोड हो गई है, ठीक है। अब मैंने जो है 2 लाइब्रेरीज पढ़ी, इंपोर्ट पांडास एलसीडी। अब जो है ये लाइब्रेरी में आपको जो है हमारे पास गूगल क्लैब जो है ना, ये भी असेस दे देगा कि आप लोग जो है साथ के साथ कोड को, अगर कोड में कोई एरर आ रहा है तो उसको डिफाइन कर देगा। इंपोर्ट पांडास एलसीडी की लाइब्रेरी सीएसवी फाइल को रीड करवाने के लिए, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट कोड पे जाना है तो मैं प्लस कोड कर दूंगी, उसमें क्या लिखूंगी मैं, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। तो जब हमारे पास क्लिक हो जाएगा इट्स मीन इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है प्रिंट का कर लेते हैं कि हम पाइथन कोड को किस तरह लिखते हैं, प्रिंट। अब मैंने यहाँ पे क्या राउंड ब्रैकेट्स यूज की, अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगाए और यहाँ पे मैं लिखूं कि वेलकम, वेलकम टू AIML कोर्स, ठीक है। अब मैं इसको जो है रन करवाया तो वेलकम टू AIML कोर्स है, ये बेसिक प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस CSV फाइल को यहाँ पे रीड करवाना है, मैंने इसके ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है। अब मैं अपने डाटा फ्रेम को सिलेक्ट करूंगी कि DF, मैं लिखूंगी DF इज इक्वल टू PD डॉट, आप लोगों ने ये जो कोड है, अगर मतलब जिन बच्चों को नहीं भी आता उन्होंने सेव कर लेना है, अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि आई वाना रीड माय CSV फाइल इन गूगल कोलैब पाइथन प्लीज गिव मी कोड, तो वो आप लोगों को कोड दे देगा। आप कोड का प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो, PD डॉट रीड। आगे हम लोग जो है, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है CSV का, आप यहाँ पे एक्सेल फाइल लगा सकते हो। फिर आपने जो है यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज करनी है, इन्वर्टेड कॉमास यूज किए। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, फाइल का जो कॉपी पाथ कर लेना है। अब मैंने यहाँ क्या किया, इसको कर दिया पेस्ट, Ctrl+V किया और मैंने इसको क्या कर देना है, रन करवा लेना। अब मेरे पास ये रन हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करूंगी, मैं देखूंगी इसके अंदर जो है मेरे पास क्या चीजें हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है। तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स DF डॉट हेड किया, तो मेरे अंदर मेरे पास CSV फाइल के अंदर क्या मतलब इनपुट्स हैं कि सेपल लेंथ क्या है, सेपल विथ क्या है, पेटल लेंथ क्या है, पेटल विथ क्या है, और इसकी बेस पे मेरे पास ये सारी क्या है, मेरे पास इनपुट्स हैं और स्पीशीज क्या है, आउटपुट क्या है, कि इनकी बेस के ऊपर मैं स्पीशीज को डिफाइन करूंगी कि अगर किसी की सेपल लेंथ या सेपल विथ इतनी होगी तो वो स्पीशीज ये होगा। इसके साथ देखिए, अगर आपने कोई भी डाटा सेट हो, आप उसको विजुअलाइजेशन जो आप एक्सेल फाइल में करते हो, आप किसमें कर सकते हो, व्यू रिकमेंडेड प्लॉट्स करके आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। ये आपको प्लॉट्स जो है वो खुद ब खुद मिल जाएंगे, आप इसको रिसर्च या अपने प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। सेम इस तरह हमारे पास जो है एक और कोड है जिसको हम यूज करेंगे, df.info। तो सेम जो है स्मॉल स्मॉल है, इसमें उसने बता दिया कि हमारे पास डाटा कॉलम्स क्या है, डाटा टाइप्स क्या है और मेमोरी कितनी यूज हो रही है। नेक्स्ट है इसमें बेसिकली हमें काउंट, मीन, STD, मिनट्स ये सब मिल जाएंगे।
सो बेसिकली हमने गूगल क्लैब के अंदर सिंपल प्रिंट ऑप्शन किया है, हमने लाइब्रेरीज को किस तरह इंपोर्ट करना है, किस तरह रन करना है, उसके साथ हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कोई भी डाटा सेट होगा तो हमने उसको किस तरह जो है वहाँ पे रीड करवाना है। उसके बाद उसमें अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ जो है रोज क्या है, हमारे डाटा सेट की क्या टाइप है और हमारे पास किस तरह की कॉलम्स हैं या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इन 2-3 स्टेप्स को वो करके वो करेंगे। यहाँ तक किसी की समझ नहीं आई वो अपने जो है खुद को अनम्यूट भी कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है। अहमद आप पूछे, आपका क्या क्वेश्चन है? यस मैम, सॉरी टू इंट्रूड। अच्छा मैम, ये जब आपने ये कोलैब स्टार्ट किया तो आई वाज डाउनलोडिंग द डेटा सेट, तो मैंने शुरू से थोड़ा सा मिस कर दिया था, तो वो तो चलें कैचअप हो जाएगा। बाकी मैंने वैसे पूछना था कि काइंडली, क्योंकि मेरा कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर आप इस तरह से पढ़ाएं कि लाइक पहले आप एल्गोरिदम थोड़ा सा लेके चलें कि बेसिकली व्हाट वी ट्राइंग टू अचीव, उसके मॉड्यूल्स बना के फिर अगर उसे कोड में आप ट्रांसलेट कर दें तो आई थिंक मेरे लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी उसमें। श्योर अहमद। मिस आतिका प्लीज जो है वो स्टॉप कर दें रिकॉर्डिंग।